ठंडी का समय था। पहाड़ों से घिरा राजापुरम नाम का एक गांव था। गांव के चारों तरफ पहाड़ होने के कारण राजापुरम गांव में खूब कड़ाके की ठंडी हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के लोगों को हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बार राजापुरम गांव में ठंड, साथ साथ ओले और तेज हवाएं चल रही थीं। राजापुरम गांव के बाहर कैलाश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कैलाश पूजा पाठ में बहुत यकीन रखता था। कैलाश गांव के बाहर कुटिया छा के रहता था। कैलाश का स्वभाव बहुत ही दयालु था और कैलाश दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। ठंड ज्यादा होने के कारण कैलाश गांव में मदद मांगने के लिए आता है। सुनो भाई, ये ठंड बहुत कठोर है। मेरे झोपड़ी में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी मेरा थोड़ी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या फिर कोई पुराना गर्म कपड़ा या गर्म कंबल दे दो, जिससे मैं भी ये ठंड सहन कर सकूं। अरे कैलाश, ठंड के मारे हम सबकी जान निकली जा रही है और तुम हम सबसे मदद मांगने के लिए आ गए। हमें खुद के लिए जीना मुश्किल हो रहा है और हम सब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? अरे सुंदर भाई, मैंने सुना है ये कैलाश भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। अरे कैलाश, तू भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है, जा उसी से मदद मांग ले। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं होने देंगे। जा जाकर भगवान शिव का ध्यान लगा। ध्यान लगाने से तुझे गर्मी आएगी और फिर तुझे क्या जरूरत पड़ेगी? गर्म कपड़े की। आप ये क्या बोल रहे हो? भगवान ने इंसान को इंसान की मदद करने के लिए बनाया है। अगर हम और आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर यह जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही लेकिन गर्म कपड़े दे दो। कैलाश, ज्यादा पाठ मत पढ़ा हम लोगों को। बहुत देखे तेरे जैसों को। कैलाश के लाख कहने पर उसकी कोई मदद नहीं करता है। गांव वालों को कैलाश के बातों पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। सब अपने अपने काम में बिजी थे और कैलाश निराश होकर अपने कुटिया में लौट जाता है। कैलाश की कुटिया में बहुत ज्यादा ठंड थी। कैलाश भगवान शिव का ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड अधिक होने के कारण कैलाश भगवान शिव का ध्यान नहीं लगा पा रहा था। शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। कैलाश के पास एक पतला सा कंबल था। ये कंबल कैलाश को ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह कैलाश दिन गुजारता है और रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोहरे के साथ साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगीं। कैलाश ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना ताकि मेरी तरह किसी और की जान न जाए ठंडी से। इन गांव वालों का दिल इतना छोटा है कि हम जैसे मजदूरों पर इन लोगों को जरा सा भी रहम नहीं आया। कैलाश इतना कहकर ठंड के कारण मर जाता है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव के कुछ लोग कैलाश की कुटिया की तरफ गए। नंदिनी सुनो, हर सुबह कैलाश अपना काम करने लगता था, लेकिन आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। आप सत्य बोल रहे हैं जी, आज कैलाश सच में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई, कल मैंने सुना है कैलाश गांव वालों से मदद मांग रहा था कि गर्म कंबल या फिर गर्म कपड़ा दे दीजिए, लेकिन गांव वालों ने कैलाश को कुछ भी नहीं दिया और कैलाश को बेइज्जत करके घर भेज दिया। चलो अंदर चलकर देखते हैं, कैलाश ठीक तो है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। जब तीनों लोग कुटिया के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कैलाश का शरीर बर्फ बन चुका था। कैलाश की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लोग कैलाश की झोपड़ी में एकत्र हुए। कैलाश के शरीर को देखकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें कैलाश की मदद करनी चाहिए। वह तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमने कैलाश को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने कैलाश के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। हम लोगों से इतना बड़ा अपराध हो गया कि वह क्षमा के योग्य भी नहीं है। भाइयों, आप लोग मेरी बात से सहमत हो या ना हो, कैलाश की मृत्यु का कारण हम ही लोग हैं। अगर हम कैलाश की मदद कर देते तो बेचारा हम लोगों को छोड़कर ना जाता। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे कैलाश की एक भी बात नहीं सुनी।
वह बेचारा हम लोगों से धन दौलत नहीं मांग रहा था, सिर्फ फटे पुराने कंबल और स्वेटर ही मांग रहा था ठंड से बचने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कैलाश को ये भी नहीं दे पाए। कैलाश की मृत्यु के बाद राजापुरम गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। ठंड विकराल रूप ले चुका था, बर्फ गिरने लगे, ठंड से सभी का हालत खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। इस कड़ाके की ठंड ने लोगों को एक ही जगह पर रोक दिया था। बर्फीली हवाओं ने जैसे लोगों को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिल में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगा था इस सर्दी मौसम ने, और बर्फीली हवाओं ने फसलों को बर्बाद कर दिया था। मानव हर किसी की जिंदगी थम गई थी और फिर लगातार बारिश होने लगी थी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो लोगों का जीना बेहाल कर दिया। इस बार की ठंड ने अपना हद पार कर दिया। अलाव छोड़ते ही हाथ पैर जमने लगते हैं। पता नहीं इस बार की सर्दी हमारे लिए क्या मुसीबत लेकर आई है। हाँ भाई, ठंड की वजह से हम मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही रहेगा तो हम लोग एक अन्य के लिए तरस जाएंगे। लगता है इस बार का ठंड जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ उसी गांव में एक भाई और बहन अकेले रहते थे। बड़े भाई का नाम विकास तथा बहन का नाम अंजू था। बचपन में ही विकास और अंजू के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए विकास और अंजू बचपन से ही एक साथ रहते थे। विकास मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्चा चलाता था। ठंडी के कारण घर का खर्चा चलाना विकास के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन जब तक विकास ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वह मेहनत कर रहा था। भैया, आप इतनी ठंड में आप काम पर मत जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपके सिवा मेरा है कौन? मंजू, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं भी जानता हूँ ये ठंड हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। मजदूरी ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं सर्दी से हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? भैया, कोई और तरीका नहीं है क्या? किसी से उधार नहीं ली जा सकती है? आपका यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बहन, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें खुद के भरोसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी खाली पेट नहीं सोने देता। अब तुम जल्दी से खाना ले आओ, मुझे देर हो रहा है काम पर जाने के लिए, ताकि दिन ढलने से पहले काम से वापस आ सकूं। भैया, खाने के लिए घर में एक भी दाना नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? ये कैसे हो गया मंजू? कल ही तो सोचा था बाजार जाकर कुछ आटा दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के कारण बाजार भी नहीं जा सका। भैया, आप हर बार हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए घर में एक भी लकड़ियां नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। पता नहीं किसका अभिशाप लग गया है हमारे गांव में, लेकिन निराश मत हो मंजू, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं बहन, तब तक मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा और ना ही किसी चीज की तकलीफ होने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो। लकड़ियां लेकर आऊंगा। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। विकास अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि अब वह बाजार में फल जाकर बेचेगा और वह अपने घर के लिए अनाज लेकर आएगा। कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया था। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में विकास जैसे तैसे अपना और अपनी बहन के पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था। हे ऊपर वाले, ठंड तो बहुत हो रही है। अगर मेरी बात होती तो मैं किसी तरह काट लेता, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है, वह बेचारी भूख से मर जाएगी। अगर लकड़ियां घर लेकर नहीं गया तो घर पर खाना भी नहीं बन सकता और अलाव भी नहीं जल सकता। और यदि हम खेत के सहारे रहेंगे तो हम भाई बहन भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खेत में अभी अनाज तैयार भी नहीं हुआ है। और यह सर्दी देखकर लग रहा है कि हमारा फसल भी बर्बाद हो जाएगा। इस बार की ठंड हम सब की मेहनत का इम्तिहान ले रही है। विकास लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन ठंड और बर्फ के ओले इतने गिर रहे थे कि मानो विकास की जान चली जाएगी। विकास ठंड से हार मानकर घर वापस लौट आता है। ठंड ने विकास की हिम्मत को तोड़ दिया था। मंजू, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा था। भैया अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं फिर से जंगल में जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ गंगाराम से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है अगर गंगाराम से कोई पैसा उधार लेता है तो वह ब्याज बहुत ज्यादा लेता है, और यदि कोई उसका ब्याज नहीं देता है तो उसकी सारी जमीन पर उस दुष्ट गंगाराम का अधिकार हो जाता है। आपने सुना है? कुछ दिन पहले की बात है। कैलाश नाम का एक आदमी गंगाराम से मदद मांगने गया था, लेकिन उस गंगाराम ने उसकी मदद नहीं की और उस व्यक्ति का मजाक बनाकर अपने दरवाजे से भगा दिया था, और कोई भी गांव वाला उस व्यक्ति की मदद नहीं की, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने विकास की हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो नहीं था। अगली सुबह होती है। जैसे तैसे कर विकास जंगल में पहुंचा, लेकिन ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे कर विकास थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर घर लौट आता है। बहन, जंगल में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर थोड़ा बहुत लकड़ियां ले आया हूं। आज का दिन किसी तरह काम चले, फिर कल जाकर थोड़ी बहुत और लकड़ियों का व्यवस्था करूंगा। भैया लकड़ियों का व्यवस्था तो हो गया है, लेकिन घर में कुछ बनाने को भी नहीं है। ठीक है बहन, मैं खाने का भी कुछ उपाय करता हूँ। अपनी बहन का पेट भरने के लिए विकास सेठ गंगाराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई है, और मेरी बहन पिछले 2 दिन से भूखी है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो अपना कोई कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, मैं ठहरा गरीब आदमी, भला हम गरीब लोगों के पास कीमती सामान कहाँ रहेगी? कीमती सामान तो आप जैसे जमींदारों के पास होता है। हम गरीब तो सूखी रोटी खाकर भी सुखी से रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे किस्मत में सूखी रोटी खाने का भी सुख नहीं है। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बहन भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुमने 1 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम करवा लूंगा, और तुम्हारी बहन की शादी मैं अपने विकलांग बेटे के साथ कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या बेहूदगी बात की है तुमने? मेरी बहन तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो क्या? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। सेठ जी, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते हैं, और जिस दिन बात इज्जत पर आ जाएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। अगर तुम 1 महीने के भीतर मेरा पैसा ब्याज सहित वापस कर दोगे तो कोई बात नहीं, वरना तुम्हें मेरा शर्त मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी हालत तो देखकर लग तो नहीं रहा है कि तुम मेरा पैसा ब्याज सहित वापस कर पाओगे, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारा ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूं। 1 हफ्ते में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। ये एक गरीब मजदूर की जुबान है, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है। उसके घर में देर भले ही है, लेकिन अंधेर नहीं। विकास पैसे लेकर गुस्से से वहां से चला जाता है। विकास पैसे लेकर घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में विकास का पड़ोसी रास्ते में विकास को मिलता है। विकास भाई, क्या हाल है? बड़ी जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो क्या? अंगद भाई, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं सेठ गंगाराम से पैसा उधार लिया हूँ, लेकिन वो कमीना मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए तो मेरी बहन का विवाह उसके विकलांग बेटे से करना होगा। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं उससे पैसे ना लेता तो मेरी बहन भूख से मर जाती, इसलिए मुझे मजबूरन सेठ गंगाराम से पैसा लेना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात कर दी गंगाराम ने। भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब तो ऐसा लग रहा है
कि सब कुछ उल्टा हो गया। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा बहुत दिल को सुकून मिला है भाई, लेकिन सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। घर में खाने को भी कुछ नहीं है और इतनी कड़ाके की ठंड में काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों के लिए एक रास्ता बंद है तो क्या हुआ, थोड़ी प्रतीक्षा करो, 1000 रास्ते खुल जाएंगे। तुम यूं ही परेशान मत हो दोस्त, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। धैर्य रखने के सिवा हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। प्रतीक्षा के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऊपर से ये सर्दी, काम करने का मन भी नहीं करता है। इस कड़ाके की सर्दी ने मेरा सारा हिम्मत तोड़ दिया है। जब से पहाड़ी के पास रहने वाले कैलाश की मृत्यु हुई है, तब से और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अच्छा खैर, तुम बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, सोनाक्षी का भी तबीयत खराब रहता है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चिंता मत करो अंगद भाई, सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांव से ये काला बादल हट जाएगा, हम लोग पहले की तरह खुशहाली में रहने लगेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहन घर पर इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर विकास वहां से चल देता है और अंगद भी अपने घर चला जाता है। अंगद बहुत ही मतलबी इंसान था। अंगद दूसरों का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। अंगद के पास खाने के लिए राशन भी था, आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो विकास की सारी दुख भरी कहानी सुनकर मजा आ गया, मन को सुकून मिल गया। बेचारा सोच रहा था कि अपनी छोटी बहन का विवाह किसी अच्छे घर में करेगा, लेकिन विकास ने सेठ गंगाराम से पैसा उधार लिया है और सेठ गंगाराम का शर्त है कि अगर वह 1 महीने के भीतर उसका सारा रुपया ब्याज सहित नहीं वापस करेगा तो विकास की छोटी बहन का विवाह अपने विकलांग बेटे के साथ कर देगा। क्या सच में विकास का दिमाग खराब हो गया है जो अपनी बहन के नाम पर कर्ज ले लिया है? सच में गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं, उन्हें देखकर कितनी हंसी आती है मुझे। तुम तो जानती ही हो सोनाक्षी कि दूसरों की परेशानी देखकर मुझे कितना आनंद आता है। विकास बोल रहा था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इतनी कड़ाके की ठंड में लकड़ी भी नहीं काट सकता। पता नहीं उसका और उसकी बहन का क्या होगा। सच में वो विकास तो बुरी तरह फंस गया है। उसकी हालत देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। और उसकी बहन का क्या होगा? सेठ गंगाराम अपने बेटे के साथ उसकी बहन की शादी करवा के उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी बहन की तो शादी अब तय है, बस उस घड़ी का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो। अंगद और उसकी पत्नी विकास की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उन दोनों की सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और मुश्किलों में डाल सकते हैं। विकास ने जैसे तैसे करके एक वक्त का खाना खाकर अपनी बहन के साथ रात काटी, लेकिन सुबह वही चुनौती और वही संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं, ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बर्फ गिरने लगते हैं। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसका फल खरीद लाया था, लेकिन ठंड अधिक होने के कारण 1-2 दिन से ज्यादा फल का दुकान नहीं कर सका और उसकी सारी फलें खराब हो गई थी। ठंड अधिक बढ़ने के कारण राजापुरम गांव के लोग मरने लगे और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। विकास अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मंजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। भैया बहुत ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अब और ठंडी सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत तेज की बुखार है। भैया आप किसी न किसी तरह डॉक्टर को बुला लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मंजू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आग जला देता हूँ और तुम थोड़ी देर बाद ठीक महसूस करोगी। मैं डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत रखना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। विकास जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है, कृपया करके आप मेरे घर चलकर मेरी बहन का इलाज कर दें, नहीं तो वह मर जाएगी। देखो विकास, मैं तुम्हारा हालत जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ,
फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। हे भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बताऊं कि घर में पैसों की दिक्कत है। विकास निराश होकर डॉक्टर के पास से वापस लौट आता है। तभी उसका दोस्त अंगद नजर आता है। क्या हुआ विकास, बहुत उदास लग रहे हो? सब खैरियत तो है? सेठ गंगाराम ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे। भाई अंगद, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरी बहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पहले पैसे मांगे और अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई सहारा। तुम्हारी बात सुनकर सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद ही ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी कुछ खाने को नहीं है। अंगद, मैं तुमसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। तूने हमेशा मुझे अपना भाई समझा है। बस आज किसी तरह मेरी मदद कर दो। बस थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मेरी बहन की जान बच सके। सुन भाई, मैं तो बहुत चाहता हूं कि तेरी मदद करूं, लेकिन मैं खुद अपने घर का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। मैं खुद ही परेशान हूं। तेरा मदद कहां से करूं? अंगद, क्या इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूंगा? विकास भाई, मेरी बात समझ में मजबूर हूं। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वह तुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। और इतना कहकर अंगद विकास के पास से चल देता है और विकास वहीं खड़ा रहता है और अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ फिर जंगल की तरफ चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के पास एक साधु मिलते हैं। साधु बाबा के ऊपर पत्थर गिरा रहता है। विकास जल्दी से जाकर उस पत्थर को हटाता है। बेटा, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगर आज तुम ना आते तो शायद मैं इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर हर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ और इस हाल में कैसे फंसे? आपकी किसी ने मदद नहीं की? बेटा, मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर अचानक ये भारी पत्थर मेरे ऊपर गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने हमारी जान बचा ली। बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। साधु महाराज, मेरी छोटी बहन का तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बहन को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। और फिर विकास के साथ जो जो घटना हुआ, सारी घटना विकास साधु बाबा को बता दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ। इसे तुम अपनी बहन को पिला देना। वह सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम घबराओ मत। सेठ गंगाराम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह दवाई लेकर जाओ और अपनी बहन को पिला देना और कल सुबह तुम मुझसे मिलने मेरे आश्रम पर आ जाना। और फिर विकास घर पहुंचता है और वो दवा विकास अपनी बहन को पिला देता है। अगली सुबह होती है। भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था कि अब मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। मैं एक बाबा से मिलने उनके आश्रम पर जा रहा हूँ। और विकास साधु बाबा के आश्रम की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद विकास आश्रम पर पहुंच जाता है। बेटा, तुम आ गए। जी महाराज जी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटा, ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इन्हें तुम बाजार में ले जाकर बेचो और तुम्हें जो पैसा मिलेगा उसे तुम सेठ गंगाराम को दे देना। जी साधु बाबा, आपने मुझ जैसे अनजान के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विकास इतना कहकर दवाई लेकर एक चौराहे पर पहुंचता है। शाम तक उसकी सारी दवाइयां खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह होती है। विकास सेठ गंगाराम के घर पहुंचता है। आओ विकास, मैं जानता था कि तुम हमारा पैसा 1 महीने के भीतर नहीं लौटा पाओगे। उस दिन बहुत दावा करके गए थे कि 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारा रुपया ब्याज सहित वापस कर दूंगा। क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी तो बताओ। किस मुहूर्त में बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर पर? सेठ, ऐसा दिन नहीं आएगा। ये लो अपना रुपए ब्याज सहित, तुम किसी और को मूर्ख बनाना अपने विकलांग बेटे के लिए। और इतना कहकर विकास दवाई लेकर फिर चौराहे पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। उसकी दवाइयों की चर्चा पूरे राज्य में हो जाती है और विकास का अब बहुत बड़ा आयुर्वेद दवाइयों का दुकान हो जाता है।
विकास अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अपने बहन का विवाह बहुत बड़े घर में करता है और विकास खुशी खुशी रहने लगता है। उसका दोस्त अंगद, जिसे सबकी तकलीफ देखकर बहुत खुशी मिलती थी, अब वह विकास के घर पर नौकरी करता है।